बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम कुरैशी और आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रज़ा वज़गन साहब और उनसे आज हम लोग जेहलम के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उसके हवाले से और जो भी मैनेजमेंट के हवाले से जो काम चल रहे हैं और डेवलपमेंट में जो काम चल रहे हैं और में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स हैं, अवामी जो मसाइल हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर पहले तो बताइएगा कि रमज़ान चूँकि चल रहा है हमारा और रमज़ान शरीफ में हम लोग देख रहे हैं कि आप तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर या हर अल्टरनेट डे के ऊपर आप मीटिंग्स भी कॉल कर रहे हैं, वीडियो को भी जो है वो आप लूप में ले रहे हैं साथ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो आउटपुट नज़र आनी चाहिए, जितनी आप लोग मेहनत कर रहे हैं या तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी कमी है या फिर जो स्टाफ है नीचे वहाँ पे कमी है, वो आउटकम उस तरह की पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे एक बाजार लगाया गया रियायती अशिया के हवाले से, वहाँ पर चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होती, चीज़ें छुप जाती हैं। इसी तरीके से जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो काम कर रही हैं वो भी बाज़ार में अगर आप जाएँ तो वहाँ पे देखें वो चीज़ों के नर्ख जो कंट्रोल में नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी क्या वजह है? जी, इसमें कि जो आप प्रोग्रेस जिसको कहते हैं या इम्प्रूवमेंट कहते हैं वो हमेशा रिलेटिव होती है। आई मीन आप कंपेयर करें अगर पहले किस तरह काम चल रहा था आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले और अभी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, तो हमेशा ये चीज़ रिलेटिव होती है। तो बेंचमार्किंग इंपॉर्टेंट है कि आप किस पॉइंट से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब से रमज़ान शुरू हुआ है हमारे 30 PCMs हैं जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनकी रोज़ सुबह रेगुलर मीटिंग होती है। मुझे ये पता चलता है कि कौन सा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट किस जगह पे जा रहा है, क्योंकि जो ऐप इस्तेमाल हो रही है उसमें लिमिटेशन है। तो ये नहीं हो सकता कि अपने घर से बैठे करें क्योंकि उसकी जियो टैगिंग होती है। और ये नहीं हो सकता कि वो खुद ही अपलोड करता रहे क्योंकि उसमें वक्फा है, उसमें पिक्चर्स हैं, उसमें नंबर्स हैं, उसमें हमने वार्निंग्स इशू करनी है। तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ओवर टाइम इतना बढ़ चुका है कि उसमें इस तरह के एस्केप के रास्ते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जब पहला दिन था चेकिंग का तो उस वक्त लेट से हमारी इंस्पेक्शन 900 थी। अगर आज का आप डेटा उठाएं तो 1671 इंस्पेक्शन हुई हैं पूरे जेहलम के डिफरेंट बाजारों में। सही आप अगर टोटल डेटा उठाएं कि अभी तक टिल डेट कितने फाइन्स हुए, कितने अरेस्ट हुए, कितनी दुकानें सील हुई हैं, तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि लेट से हमारा दुकानदार अगर रेडी वाला है तो हम उस पर सख्ती रिलेटिवली कम कर रहे होते हैं, ठीक है, फाइन हैवी इम्पोज नहीं करते। अगर कोई क्रॉनिक केस है फिर हम जहरी बात रेडी को बंद भी कर देते हैं, सील भी कर देते हैं। क्या वजह माइंड सेट है? लोग जुर्माने भी करवा देते हैं, दुकानें भी बंद कर देते हैं, लेकिन बावजूद उसके मुनाफाखोरी जो इजाफी मुनाफाखोरी उससे बाज नहीं आती। काउंसलिंग की ज़रूरत है, लैग कहाँ पे है? देखिए जी, मैं एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट हूँ, मैंने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का मेन काम ये है कि जो इलीगल प्रॉफिटेरिंग, प्रॉफिट कमाना हर किसी का राइट है, ठीक है, लेकिन इलीगल होर्डिंग करना और प्रॉफिटेरिंग इतनी करना कि वो बाकी को तकलीफ दे या नाजायज़ हो, उस पर चेक रखना हमारा काम है। दूसरी बात ये कि जो PCM से काम है वो पनिशमेंट देना है, ठीक है, वो इम्पोज करना है फाइन, वो एक आपका प्यूनिटिव मेजर है बेसिकली। वो ये मेजर नहीं कि हमने दुकान का बिजनेस खराब कर दिया, हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो मजिस्ट्रेट जा रहा है वो चेक रखता है। हम पहली दफ़ा हमें सील नहीं करते, हम पहली दफ़ा हमें अरेस्ट नहीं करते, हम पहले उसको वार्न करते हैं, ठीक है, कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, हम दोबारा चेक करेंगे आपको। हम जब दोबारा चेक करते हैं उसके बाद हमें लगता है अगर वो बाज नहीं आ रहा फिर हम फाइन इम्पोज करते हैं, ठीक है, फिर हम सीलिंग और रजिस्टर करते हैं। सर आप तो कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि जो वो छोटा गोश्त वाला है वो 2500 का ही बेच रहा है, आप जो मर्जी कर रहे हैं, वो 1500 का ही बेचेगा बड़े गोश्त वाला, आप जो मर्जी कर रहे हैं। मुर्गी वाला भी इसी तरीके से, और सब बड़े बड़े, इवन मैंने लास्ट टाइम आपसे एक मीटिंग हुई थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि जैसे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मार्ट्स हैं, बड़े बड़े जो आउटलेट्स बने हैं, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे प्राइस कंट्रोल नहीं है, MCC का मैंने जिक्र भी किया था उसमें। तो ये जो माइंड सेट है ये क्यों नहीं खत्म हुआ? देखिए, हम अगर हम सिर्फ आउटसाइड देखें और सिर्फ डाटा को देखें कि जी ये हमारी कीमत है पर केजी, तो थोड़ा फिर गलत हो जाएगा। ये समझना ज़रूरी है कि ओवर टाइम अगर आप खुद ऑब्जर्व करें एज ए लेमैन, एज ए कॉमन मैन, तो क्या जानवरों की कीमतों में ओवर टाइम इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ, सही, ठीक है। तो आप अगर पिछली ईद को और बड़ी ईद को दोबारा कंपेयर करते हैं 2, 3, 4 ईदों को, तो आप आज से पहले लेट से आपको जो वेड़ा एक कीमत में मिलता था वो सेम कीमत में नहीं मिलता। कहने का मकसद ये है कि जब ओवरऑल प्राइसेज इंक्रीज होती हैं, मैं इसके इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था कि हम लोग लेट से दालों की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, किसी चीज़ की बात करते हैं, तो हमने उसके फ्रेट चार्जेस देने हैं, उसकी पैकेजिंग कॉस्ट होगी, उसका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कितना हो रहा है, हम किस मंडी से उठा रहे हैं, उस मंडी में उस दिन क्या रेट चल रहा है। आपको पता है कि पहले हमें शिकायत है शुरू की दिन में कि फ्रूट का इशू बन रहा है, हमने उसके बाद से अपने ADCG और AC और करा रेगुलर जाना शुरू कर दिया ताकि हम प्राइसेस आलू उसके खास तौर पे सेब के और केले के चेक कर सकें, बाकी जो भी चेक करते थे।
दूसरा आपने सूरत बाज़ार की बात की, हमारा फुटफॉल पहले इतना नहीं था, जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ी, हमने इंश्योर किया कि वहाँ पर जो सप्लायर्स हैं वो बेहतर होने शुरू हों। और ये मैं गारंटी कर देता हूँ कि आपको क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं। आप ये गिला नहीं कर सकते कि वहाँ पर क्वालिटी कमी है। एक तो 10% हम लोग 10% 15% सब्सिडी है उसके अंदर, दूसरा ये है कि क्वालिटी को इंश्योर करें। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा सर, अभी जैसे सुथरा पंजाब के हवाले से एक बात है, और उसके अंदर हम ये देख रहे थे कि पहले जो मुलाजमीन थे वो 500 के करीब थे जो हमने इसको आउटसोर्स किया है, लेकिन अभी वो मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 300 के करीब रह गई है। तो इसकी क्या वजह है, मतलब ये इतना फ़र्क क्यों आ रहा है? नहीं, आपको मैं बताता हूँ कि ये 2024 नवंबर में पूरा आउटसोर्सिंग का प्रोसेस शुरू हुआ सुथरा पंजाब। उसके बाद बाकायदा इसका डॉक्यूमेंट्स बने, आरएफपी के डॉक्यूमेंट्स बने, और बाकायदा टेंडर का प्रोसेस रन हुआ जिससे आपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला दिया। ठीक है। पहली दफ़ा जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम रन की पूरे पंजाब के लिए, तो उस वक्त 100 अरब प्लस का खर्चा आ रहा था पूरे पंजाब की सफाई सुथरे। ठीक है। अगर आप रिसेंटली देखें तो वो खर्चा और भी बढ़ चुका है, और उसमें जो एग्रीमेंट किया गया है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कि उनको एक बेंचमार्क दिया गया था कि उन्हें टोटल बंदे कितने रखने हैं। ठीक है। जो आपका डाटा है मेरे ख्याल से गलत है। जो टोटल नंबर है इस वक्त सुथरा पंजाब का 1150 है इसमें। जी बिल्कुल। उसमें ये इम्पॉर्टेंट समझना ज़रूरी है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर तहसीलें हैं उसमें झेलम, दीना और सोहावा। मैं वैसे तहसील झेलम की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, अच्छा आप तहसील झेलम की फिर बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें नहीं, तो मैं ओवरऑल आपको कुछ बता रहा हूँ। सिमिलरली पीडी खान के जो कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वो सेपरेट है। ये सारा रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में, और वही उसको ओवरसी कर रही थी, और अब हमारे पास भी उसका इफेक्टिव कंट्रोल। 81 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ जो है वो बल्दिया ने इनको दे रखी हैं, सारी जो बल्दिया की है। इनकी सैलरी मैनेज जो कर रही है वो बल्दिया ही कर रही है या ये कंपनी खुद से कर रही है? देखिए जी, जो एग्रीमेंट हुआ उसमें जो बल्दिया के एम्प्लॉइज़ हैं जो लिमिटेड हैं, उनकी तनख्वाह एग्रीमेंट के मुताबिक बल्दिया दे रही है। ठीक है। उसमें जो गाड़ियाँ इनको दी गई हैं वो भी बल्दिया की गाड़ियाँ जो दी गई हैं वो एग्रीमेंट में हुआ है कि उसका जो फ्यूल कॉस्ट है वो खुद बिल करेंगे, और हमें जिस कॉस्ट हम दे रहे हैं उसी कॉस्ट में वापस करेंगे। ठीक है। तो ये एग्रीमेंट का हिस्सा था इंसेंटिव देने के लिए, क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वरना अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकता था उससे। अभी भी आज सुबह मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन आया जहाँ हमें लग रहा है कि उनको और गाड़ी और बंदों की ज़रूरत है। आपको पता है कि गांव से आपको शिकायत आएगी, हमें रोज़ तस्वीरें आती हैं, हम अपनी रोज़ टीमें लगाते हैं, वहाँ बाकायदा हम बंदे भेजते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट की इंस्पेक्शन टीम्स है बाकायदा 8 लोगों की, जो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करती है। ठीक है। और जाके डिफरेंट इलाकों में फिरती है, मुझे तस्वीरें डायरेक्टली भेजती है कि यहाँ पर सफाई सुथराई का वो शुरू। तो सर फिर हमने उन्हें सारा कुछ पहले से दे दिया, और सैलरीज भी दे रहे हैं, और बीच में गाड़ियाँ भी हमने अपनी दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा हमने प्रोवाइड कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं इसलिए आपसे डिसएग्री करूँगा, क्योंकि अगर आप पहले तो ये सवाल है कि आप क्या एग्री करते हैं कि पहले की निस्बतन बेहतर से बेहतर, वो बेहतरी अगर हमारे रिसोर्स होता और हमारी मैन पावर होता, हमारी गाड़ियाँ होती, तो तब हम भी कर लेते। ठीक है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के आने की वजह से जब आपके पास एक इंसेंटिव है प्रॉफिट कमाने का, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे बेंचमार्क्स हैं। आपके जितने भी वेस्ट स्टेशन हैं उसमें हमारे कैमराज लगे हैं, हमारे हर तहसील में कंट्रोल रूम है, हमारे हर ऑफिसर की बाकायदा ड्यूटी है कि सुथरा पंजाब काम करिए। आपके टेम्प्रेरी कलेक्शन साइट्स हैं जहाँ पर विजिट होता है, उनके डंपर्स की मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं, उसको वे करते हैं। तो ये मैंने बताया कि अगर 2024 नवंबर में इफेक्टिवली 2025 में पहला दफ़ा ये काम शुरू हुआ, उसको स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, इसी में आप साथ में आया था, आप हमारा जो है वो पेरा आ जाता है, और ये तमाम, मैं इसको यूँ लूँगा कि ये तमाम बल्दिया की ही सब ब्रांचेस आ गए थे, यानी कि इदारे के ऊपर इदारा बना दिया गया। और इसमें फिर ये चीज़ तो बड़ी बात हो जाती है कि बल्दिया की नालायकी है कि बल्दिया जो अब ऑलरेडी, इसका मतलब है कि कोई इफेक्टिवली काम नहीं कर रही थी, इसी वजह से गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, क्योंकि पहले नक्शा भी उन्हीं के पास था, इंक्रोचमेंट भी उन्हीं के पास थी, सफाई भी उन्हीं के पास थी। अब वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपने मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको डिवाइड कर दिया उसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्रोचमेंट के हवाले से ऐसी थी। अब उस वक्त में जो नक्शाजात बने, जो बिल्डिंग्स बनी, मतलब यहाँ पे जेलम में मैं आपको ऐसी बिल्डिंग्स भी बता सकता हूँ जो कि यहाँ पे किसी दौर में घोड़ों के बांधने की जगह थी, सरकारी जगह थी, वहाँ पे जनाब वो एक टूटी लगा दी गई पानी की बल्दिया की, उसके बाद उसी की बेस के ऊपर उसके फिर आगे से रजिस्ट्री हो, तमाम मामला हो गए। तो जो ये सिलसिले लोग करते रहे आगे से, इनके लिए क्या पनिशमेंट होगी? बल्दिया के हवाले से जो कब्जा करवाया गया, जो नक्शे बनाए गए, जाहिर बात है कि आप डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हैं, आपने ये तमाम चीज़ें देखनी है, आपके इख्तियार में ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो इदारे तो बन गए, हमने चीज़ों को एक्सपेंड कर दिया, इदारे बन गए, लेकिन जिनकी नालायकी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे है? जी, ये मैं शुरू में बताया था कि प्रोग्रेस और रेवोल्यूशन जो है ऑनगोइंग प्रोसेस है।
इसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मैडम सीएम को लगा कि ये स्पेशलाइज काम है और ये बेहतर होगा कि इसका एक स्पेशलाइज महकमा हो, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है और इनफैक्ट वो रिजल्ट भी दे रहा है। जिस तरह हम पहले सुथरा पंजाब की बात करते हैं तो वो भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्दिया काम था। अगर हमें फील हुआ गवर्नमेंट को कि सेटिंग गवर्नमेंट को कि ये काम ठीक नहीं करे और लोगों की कंप्लेंट आ रही है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि उन चीज़ों का ख्याल रखें। अब उसके ऊपर ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंटेशन भी की जाती है, नए इकदाम भी लिए जाते हैं। तो उसमें एक नया कदम ये भी लिया गया कि हम पैरा फोर्स बनाएं। पैरा फोर्स का सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट भी चेक करना नहीं, पैरा फोर्स अभी हम आपको पता है कि निज़ाम प्राइस से भी चेक कर रहे हैं। सिमिलरली इन द फ्यूचर जब जरूरत पड़ती है हमें लैंड रिलेटेड मैटर्स में पोजीशन लेने की जरूरत पड़ती है, तभी हम पैरा यूज़ कर सकते हैं। मेरा मकसद ये था कहने का, जो प्रीवियसली जिन लोगों ने जुर्म किया, जो क्राइम किया, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि जब भी गवर्नमेंट में कोई भी काम किया जाता है जिसके लिए आप कभी कभी कंप्लेंट होती है कि रेपुटेशन है या टाइम लगता है और बहुत सारे लोग भी साइन चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोग अप्रूवल चाहिए होते हैं, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट ना आता है, लेकिन जान सकते पब्लिक ऑफिसर भी और पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन भी पब्लिक के लिए। तो आपको ये नहीं हो सकता कि कभी भी कोई गलत काम करे, इलीगल नक्शा प्रूव कर दे या कोई रजिस्ट्री ऐसी कर दे, तो वो कहीं ना कहीं उसका साइन, कहीं ना कहीं उसका अप्रूवल, कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड में नजर आ रहा है। अच्छा, तो एक छोटी सी बात पे और मैं आपकी नज़र डलवाना चाहूँगा कि अभी जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस जितनी चली, लोगों को उसमें सहूलत भी मिली यकीनन, लेकिन क्योंकि वो नीचे हैं तो स्पीड ब्रेकर्स को ख़त्म कर दिया गया। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो गाड़ी वाला, जो मोटरसाइकिल वाला, वो ब्रेक नहीं होता था वहाँ पर, उससे एक्सीडेंट जो वो बढ़ रहे हैं। और मेन जो रोड्स हैं जहाँ पर इर्द गिर्द आबादी है, वहाँ पर अगर स्पीड ब्रेकर्स होंगे तो उससे वो चीज़ें, ट्रैफिक की स्पीड जो है वो कंट्रोल की जा सकेगी, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। तो इस पर सर ज़रूर गौर कीजिएगा कि इन चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके। दूसरा सर मेन में एक चीज़ हो रही है हमारे यहाँ पे हेल्थ के हवाले से। अब हमारे जो यहाँ पे मुशीर हैं वज़ीर जनरल अजहर अहमद साहब, वो बड़े कंसर्न रहते हैं, आपको भी हमने देखा वहाँ पे होते हुए। लेकिन अभी ये चीज़ आ जाती है कि वहाँ पर DHQ में हमारे पास एक्सरे डिपार्टमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं है, एक्सरे करने वाला बंदा वहाँ पे नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता हमारे पर्ची वाले बड़े वहाँ पे तगड़े हैं, वो किसी बंदे को ओपिनियन नहीं देते। तो इसमें तो मैं इसको यहीं पे सिर्फ यही आपसे कहना चाहूँगा कि अद्वियात तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं या पर्ची ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, मेरा और मेरे जो ऑफिसर्स हैं उनका वहाँ पे विजिट मैंडेटरी है। हम लोग विजिट जब करने जाते हैं तो हमारे पास भी एक चेकलिस्ट होती है, हमने क्या विजिट चेक करनी है, जिसमें से कुछ चीज़ों का आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। फॉर एग्जांपल एक्सरे का एक दफ़ा बीच में कंप्लेंट आया, उसको हमने जाकर ठीक किया कि एक्सरे फिल्म नहीं है, हमने इंश्योर किया कि अवेलेबल है। बीच में फील हुआ कि डायलिसिस मशीन्स कम है, हमने इंश्योर किया कि वो नंबर इंक्रीज हो जाए, 115 इफेक्टिवली काम कर रही हैं। सिमिलरली अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन उस इंडिकेटर का हिस्सा है, हमें चेक करना है कि क्या मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं। इसमें इंसुलिन भी शामिल है। हम पर्टिकुलरली जाके वो जो भी चीज़ें, वो ज़रूरी अद्वियात जो ज़रूरी हैं मैंडेटरी अवेलेबल है, हम चेक करते हैं। अगर आप ये बात करें कि लेट से, जैसा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि सफाई सुथराई को हमने बुलाया कि सफाई इतनी नहीं हुई, हमने मैंडेटरी कर दिया तमाम अस्पतालों में कि डीप क्लीनिंग जो है संडे को की जाएगी। ठीक है। अभी मेरे फ़ोन पे इस संडे की जो सफाई सुथराई उसकी वीडियोज़ वगैरह तस्वीरें आ जाती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि रेगुलरली चेक करें। जहाँ तक मैन पावर की बात है, उसमें ऐसा बिल्कुल होता रहा है। गवर्नमेंट ने जिस तरह एक दफ़ा लोकम का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया, एड हॉक को ख़त्म करने की कोशिश की, वो भी एक ऑनगोइंग रिफॉर्म्स का प्रोसेस आपको पता है कि आउटसोर्सिंग का मैकेनिज्म शुरू किया, जिसमें मरीन नवाज हेल्थ क्लिनिक बने और उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर्स को बोला कि आप आके चलाएं और आप बेहतर चला सकते हैं तो आप आपके रिजल्ट को करें। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें हम लोगों का रेगुलर चेकिंग है। आपने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं उसको हम दोबारा भी चेक करेंगे। इसी में सर एक और चीज़ है कि DHQ में पीछे MS साहब की ना एक कोठी हुआ करती थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई थी। अब वो बहुत बड़ा कबाड़ खाना बना हुआ वहाँ पे। अभी तो वजह से डेंगू वगैरह के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी नर्सरी है उस हवाले से भी, लेकिन उसके साथ करोड़ों रुपए की, लाखों की तरह करोड़ों रुपए की जनरेटर्स, करोड़ों रुपए की वहाँ पे ये स्टेचर्स, कुर्सियाँ, वो सब, वो जिनमें छोटे छोटे प्रॉब्लम है कबाड़ बने हैं। और इन एंड यही होगा कि उनको वहाँ पे किसी भी कबाड़ी को बुला के बोली लगा के भेज दिया जाएगा। तो सर इनका रिस्पॉन्सिबल कौन है, और क्या हमारे पास फंड नहीं है कि अगर छोटी छोटी हमने चीज़ों को मैनेज करना है, रिपेयरमेंट करवानी है, तो वो नहीं होती और हम उसको कबाड़ का हिस्सा बना देते हैं। जब भी कोई चीज़ अपनी लाइफ पूरी करती है तो ऑब्वियसली उसका प्रोसेस होता ही यही है। गवर्नमेंट में भी हम उसको कंडेम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम उसका एक ऑप्शन प्रोसेस करते हैं और डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ की, जिस तरह आपको पता है अगर ड्रग करता है तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल होता है। हमारे पास हेल्थ काउंसिल के अंदर फंड मौजूद होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होते हैं। उसमें जो भी अखराजात जो लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है या हेल्थ काउंसिल कमेटी इख्तियार है, उसमें लिमिटेड फंड्स अवेलेबल होते हैं। उन फंड से हम अगर मरम्मत करनी है, टाइल फिटिंग है, लाइट का इशू है, पेंट का इशू है,
और या प्लांटर्स दे रहे हैं, जो भी हम उसमें बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास प्रेफरेंस हो कि एक ऐसा काम है, जैसे लास्ट ईयर मैंने बताया कि ECG की मशीन नहीं है, तो हमने प्रेफरेंस दी कि हम इंस्टेड के रंग ठीक करें, हमने ECG मशीन पर खर्चा कर दिया। हमने सोचा कि हम उसको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपने प्रायोरिटी लाजमी करनी होती है, क्योंकि आपके फंड हमेशा लिमिटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन सर उसमें ये चीज़ आती है ना कि एक चीज़ 5 रुपये में ठीक हो सकती है, वो हम नहीं करते हैं, हम उसको कबाड़ बना देते हैं। फिर वो आप कभी विजिट कीजिएगा वहाँ पे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो बज़ाहिर भी बड़ी ठीक ठाक है और उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कबाड़ का हिस्सा बन गई है। तो वो जो चीज़ हम 5 रुपये में ठीक कर सकते थे, हम 5 रुपये की भी नहीं लेते। बस मुझे BHQ जाने का मौका ज़रूर मिलता है, मुझे मेरा सर पीछे कॉलोनी में अपना, लेकिन कभी MS से घर नहीं गया, लेकिन मैं एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाया। और सर एक चीज़ और थी कि सेफ सिटी बन हमारा बना था, ये उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें 1 अरब 81 करोड़ रुपये जो है वो ज़बरदस्ती, तो मैं उसको ये ज़बरदस्ती लोन दिया था, जिसको उस वक्त भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे चौधरी लाल साहब जो थे वो MP थे, जो बना दिया गया। लेकिन उसके बाद हमारा कब्जा हो गया पूरे के पूरे रोड के ऊपर। मेरी अपनी जगह पैदाइश वहीं की है, हमारा की, हमने खुद रोड के साथ से बैठ के कश्तियाँ जो है वो दिल्ली में चलाई नहीं। तो अब हर तरफ गन वहाँ पे नज़र आता है, हमें कब्जा नज़र आता है, और हर तमाम जितने DCOs हैं वो यही क्लेम करते हैं कि इसको हम ख़त्म करवाएंगे, लेकिन ख़त्म या तो मैं तो यही कहूँगा कि उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो ख़त्म नहीं करवा पा रहे, या फिर उसमें अगर कोई लीगल भी ऐसी चीज़ें हैं तो उसको फिर आवाम को बताएं कि क्यों ख़त्म नहीं हुआ। देखिए जी, आप इसको लैंड के नज़र से देखना पहले ज़रूरी है। आप जिस जगह की बात करें उसकी डिमार्केशन कंप्लीट हुई हुई है जी। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बंद बनाया गया वो एक्वायर की गई जगह, वो इरीगेशन डिपार्टमेंट के लैंड है, वो पेड है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पेमेंट की और वो इरीगेशन डिपार्टमेंट का है, और वो बंद बना। बंद के ऊपर और उसके सामने रिवर की साइड पे तो नहीं है, लेकिन उसकी बैक साइड पे जो इन्क्रोचमेंट्स है उसमें कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो म्यूनिसिपल कमेटी की अपनी ओनरशिप है। कुछ जगहों पे बिल्कुल जहाँ पे नोमैड या जुगनी वाले रह रहे हैं, वो एरियाज कुछ ऐसे हैं जो कि क्लियर कराने हैं, उसको ऑलरेडी वर्किंग है। सर उसमें तो लोगों ने पार्किंग्स बनाई हुई हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं, बहुत कुछ वहाँ पर बना हुआ है जो कि ऑलरेडी पेड जगह हैं। वो जो खसरे नंबर और वो डाल डोल के वो सारे वो मामला किए हैं, जिसको अगर आप अगर डीपली देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत कुछ नज़र आएगा कि जो इनलीगल वहाँ पे हुआ है। और सर बस अब क्योंकि झेलम हमारा जो है वो एक सियाहती शहर भी, एक बड़ी तारीख है झेलम की, तो इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि हमारा टिल्ला जुमना का रोड मुकम्मल हुआ, हमारा जो रोहतास वाला, लेकिन वहाँ पे जो एक्चुअल किसी भी जो सियाहत से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, उसके लिए जो एक अट्रैक्शन होनी चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिलती। चले पर्ची वाले तंग कर रहे हैं, बाकी लोग तंग कर रहे हैं, बाकी वो गाय भैंसों की गलाजत और वो दीगर चीज़ें वो वहाँ पे मिलती हैं, चीज़ें मैनेज नहीं हैं, फूड के हवाले से प्रॉपरली चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि अगर हमारे जितने भी सियासी मकाम हैं अगर उनको अच्छा डेवलप किया जाए तो उसमें गवर्नमेंट ज़िले सतह के ऊपर बड़ा अच्छा ज़रिए मुबादला कमा सकती है। तो इसमें आपकी कोई प्रायोरिटीज़ हैं कि? बिल्कुल, देखिए जी, ज़िले के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर का या DC का रोल ज़रूर होता है, कंसर्न ऑफिसर का। इस वक्त जो रोहतास फोर्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2.4 बिलियन रुपीज़ की एलोकेशन की है, जिसका ऑलरेडी टेंडर भी हो चुका है और वर्क ऑर्डर्स भी हो चुके हैं। उसमें एक म्यूज़ियम बन रहा है, एक साइड से बाईपास रोड भी बन रहा है, उसकी दीवारें वो ठीक की जा रही हैं, नए पार्किंग एरिया बन रहा है, तो आपको उसका रिजल्ट थोड़ी देर आज से बाद नजर आएगा। उसका ऑलरेडी वर्किंग शुरू हो चुकी है। तो सर जो रोड्स बन रहे हैं वो अगर वो नेचुरल वे में हो, जैसे उस दौर में हुआ करते थे, ताकि जो फील एक बंदे को डेवलप करे कि यार मैं वहाँ पे आया हूँ और मैं उस दौर में आया हूँ, एक्चुअल तो यही मज़ा है ना वहाँ का। तो वहाँ पे अगर कॉर्पोरेट रोड बना देंगे वो चीज़ नहीं होगी तो फिर तो मज़ा नहीं। जो दीवारें हैं रोहतास फोर्ट की वो तो इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनकी मरम्मत करना ज़रूरी है ताकि वो रिटेन हो सके, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ओरिजिनल शक्ल है उसकी वो निकले। हाँ जी। और हम कोई लेटेस्ट मटीरियल ना इस्तेमाल करें। हाँ जी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसका ब्रिक पड़ा हुआ है, या जितना हम उसको रिटेन कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल कंडीशन में, मेन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का काम नहीं है और वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। जहाँ तक आप रोड की बात करें, उसके बेसिकली डिज़ाइन का वो है, वो बेसिकली उसके अंदर का रोड नहीं है, उसका बाईपास रोड है जो कि बेसिकली स्टेट लैंड से गुजर के जा रहा है और दूसरी तरफ से उसको एंट्री दे रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि पार्किंग एरिया जहाँ बेहतर हो और जहाँ पे लोगों को पूरा एक्सपीरियंस मिल सके रोहतास के अंदर का, तो इसलिए उसको डिज़ाइन किया गया। उसकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो डिपार्टमेंट में खुद की है, उसमें व्यक्ति कमर्शियल वो नहीं था। टिल्ला जोगियन के हद तक ये ज़रूर है कि टिल्ला में हमने मशीन लगा के जो रोड है उसकी लेवलिंग ज़रूर की है, लेकिन वो अभी तक मेटल रोड में कन्वर्ट नहीं हुआ और अभी तक उसका मेटल रोड में, तो वो आपका ओरिजिनल कंडीशन में वो आपको ओरिजिनल फील देगा अगर आप जाएंगे तो। और वहाँ पे सर ओरिजिनल फील जो एक और भी आते हैं जंगल के दौर की, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बने हुए हैं, छप्पड़ जिनको लोग कहते हैं, जिनसे आज भी लोग वहाँ पे पानी पीते हैं और जानवर भी उनसे पानी पीते हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों से डिस्कस की, लेकिन वो प्रॉब्लम उनका अभी तक जो है वो प्रॉपरली
हल नहीं हो सका उसका, इस पर सर ज़रूर गौर कीजिएगा। और ये जो चीज़ अभी आप पहले बात कर रहे थे, मैं अभी आपका ऑफिस भी देख रहा था कि इसको रेनोवेट तो किया गया है, लेकिन ये तमाम का तमाम वही है जो इंग्लिश डोर में जिस तरह का हुआ करता था कि वो लंबे राड के साथ पंखे, और वो उसका बड़ा बेनिफिट है उसका। टेक्निकली अगर आप AC नहीं भी यूज़ करते हैं तो आपका बहुत सारा जो टेम्परेचर को बड़ा मेनटेन रखता है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से सर हमारे देखने वालों के लिए आपको मैसेज कर देना चाहिए। बिल्कुल जी, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है झेलम का, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जितना जज्बा यहाँ पे लोगों का फिलॉसफी का है या लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करने का है, बहुत सारे अच्छे इदारे काम कर रहे हैं। रमज़ान में हमें बिल्कुल इशू नहीं आया, हमने वेलकम किया फिलॉसफर्स को, हमने खुद अपनी मर्ज़ी से दस्तरखान लगाया। इस वक्त हम तकरीबन 2500 लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं रोज़। हमारी कोशिश ये होती है कि क्वालिटी भी मेनटेन हो, वहाँ ऑफिस की ड्यूटी भी लगी रहे। और आई थिंक कि ख़ास तौर पे ओवरसीज़ का मेरे ख्याल से लैंड रिलेटेड इशूज़ होते हैं, उसमें हम कोशिश करते रहते हैं कि कभी भी वो मेरे पास आते हैं। मेरा ओपन डोर पॉलिसी है, मैं यूजली ऑफिस में हूँ, अगर विजिट ना हो रहा हूँ तो ना कोई टाइप को मेरे पास आना चाहता है, मेरे ऑफिस के पास आता है। उनको भी इंस्ट्रक्शन ये है, गवर्नमेंट की से इंस्ट्रक्शन ये है कि ओपन डोर पॉलिसी है ताकि तमाम ऑफिस एक्सेसिबल हों, और हमारी तरफ से जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं कामों को करने की, हम उनको फैसिलिटेट। सर दस्तरखान के हवाले से एक सवाल अभी मेरे जहन में आ गया, अगर इजाज़त हो तो मैं पूछ लूँ आपसे कि DHQ में बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि जो साहिब इस्तात जो लोग हैं वो अभी खाना वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी वजह से बंद हो जाए तो फिर पेशेंट्स को खाना पहुँचेगा? नहीं, अभी तो इस वक्त जो ऑनगोइंग है लोगों ने अपनी मर्जी से दिया है, ठीक है ना। इस वक्त जितने भी आपको रमज़ान के अलावा भी दस्तरखान नजर आते हैं, कोई भी जाते हैं तो अपनी मर्जी से DHQ में हमने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया। ये वो काम है, इसलिए मैंने झेलम की खास तौर पर जिक्र किया, मैंने बाकी जगहों में भी काम किया हुआ है कि यहाँ पे ट्रेंड ज़्यादा है और लोग बड़े शौक। मैं सही कहता हूँ कि वहाँ पे अगर वार्डों में जो खाना तकसीम हो रहा है वो अगर रुक जाए किसी भी वजह से, तो क्या वहाँ पे भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी? नहीं, हॉस्टल्स में गवर्नमेंट खाना नहीं, हम लोग फैसिलिटेशन कैफेटेरिया वगैरह ज़रूर होता है जहाँ पे आपको पता है कि पैसे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्टल में फ्री खाना तो किसी जगह में प्रोवाइड नहीं करती। नहीं, मैं छोटा था तो उस वक्त दिया करते थे, नाश्ता भी जाता था, खाने भी जाते थे, उससे तो बाकी भी कम बिल्कुल ऐसे। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे ऐसे भी सवाल और टॉपिक्स, ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आपके साथ ऑन कैमरा कमिटमेंट ज़रूर लूँगा कि आप हमें शायद ईद के बाद से पहले कभी एक नशीस तक ज़रूर रखें ताकि उन टॉपिक्स के ऊपर बातचीत। जैसा मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो अगर कमेंट सेक्शन में आपको आते हैं आप मेरे से शेयर करें, ताकि कोई ऐसी चीज़ें जो मेरी नज़र